केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो ओवरऑल सारा का सारा डिस्कशन कर लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी ग्राफ है, जो भी डिफरेंट डिफिकल्टी आ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स आपको बोला जाएगा तो फर्स्ट हम अगर बोला जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो हमेशा तुम्हारा चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम होता है। अगर तुम रिएक्टेंट टर्म में लिखोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अगर प्रोडक्ट टर्म में लिखोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। लेकिन जब भी तुम रिएक्टेंट टर्म में लिखोगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारा आर गिव्स पी, आर गिव्स पी, तो रिएक्टेंट के टर्म में लिखने पर तुम जानते हो कि विद पासेस ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आपका रिएक्शन पास होगा, फॉर एग्जांपल इनिशियल में t इक्वल टू 0 में ये तुम्हारा 100 था, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, टाइम इक्वल टू मैं अगर बोलूंगा t1, तो लेट ये तुम्हारा हो गया 20, तो ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इसका अगर तुम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 20 माइनस 100 करोगे तो माइनस 80 आ जाएगा, ठीक है ना? तो चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या आ जाएगा? माइनस 80। और तुम्हारा रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो हमेशा ध्यान दोगे कि रिएक्टेंट टर्म के लिए हमेशा एक नेगेटिव सिंबल हम यूज करेंगे। तो इसका अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल आर। डेल आर मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइनस क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा चेंज इन रिएक्टेंट ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को मैं रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं। और क्वेश्चन भी आता है, पूछता है कि व्हाई देयर इज ए नेगेटिव साइन while writing the rate of reaction in terms of reactant, so you have to write down with passage of time the concentration of reactant gradually decreases to make rate of reaction positive, because rate of reaction can never be negative. To make rate of reaction positive we are multiplying one negative sign here. तो rate of reaction जब भी reactant टर्म में लिखेंगे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इसको अगर प्रोडक्ट टर्म में लिख रहे हो तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव साइन का, डायरेक्ट डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई डेल टी, इसको हम लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैं अगर बोलूंगा यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन देखो ऊपर में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या है? मोल लीटर इनवर्स, और टाइम तुम्हारा क्या है? सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो डेल यूज कर रहे हैं, डेल मतलब क्या है? ये एवरेज रेट, ठीक है? एवरेज रेट। तो डेल के प्लेस में आप डी भी यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव यूज कर सकते हो। डेरिवेटिव मतलब स्मॉल चेंज। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा? माइनस डेरिवेटिव ऑफ आर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। तो डी क्यों यूज कर रहे हैं? डी यूज कर रहे हैं स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल चेंज और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और ये इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर तुम डेरिवेटिव में यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी तुम्हारा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, और तुम्हारा प्रोडक्ट टर्म में क्या हो जाएगा? डी कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई dt। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना? तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि सर अगर क्वेश्चन में सर अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं होगा मेंशन करने को, तो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल डी यूज करना, मैक्सिमम केस में डी यूज करो, ठीक है ना? डी यूज करके तुम आगे बढ़ो, क्योंकि हम जो भी रेट लॉ वगैरह लिख रहे हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर सब हम डी यूज कर रहे हैं ना, तो डी को यूज करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, डी को यूज करो। तो इंस्टेंटेनियस रेट कभी कभी पूछता है कि इन व्हिच केस एवरेज रेट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। आपका जो डेल, जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट तुम्हारा कब इंस्टेंटेनियस रेट के साथ इक्वल होगा? तो कब इक्वल होगा? व्हेन t अप्रोचेस टू 0 और फॉर स्मॉल चेंज इन टाइम और स्मॉल इंटरवल। जब भी तुम स्मॉल इंटरवल कर रहे हो, स्मॉल चेंज इन टाइम कर रहे हो, तो स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए और t अप्रोचेस टू 0 के लिए, तो अगर स्मॉल चेंज इन टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत छोटा सा होगा, तो उसी केस में एवरेज रेट को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट बोल देंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? अगर आपके पास है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और ध्यान दो जब भी रिएक्शन लिख रहे हो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। अगर बैलेंस नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा? तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो कोफिशिएंट को आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो रिएक्टेंट टर्म में मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी N2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt। माइनस क्यों? क्योंकि N2 तुम्हारा रिएक्टेंट है, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन को अगर H2 के टर्म में लिख रहा हूं तो ये भी क्या होगा? माइनस डी H2 concentration divided by dt।
लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 3 है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा 1/3 करूंगा, कोफिशिएंट को डिवाइड करूंगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब तुम होल के लिए लिख रहे हो, जब भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो ऑलवेज कंसीडर और ऑलवेज डिवाइड कोफिशिएंट। तुम कोफिशिएंट को हमेशा डिवाइड करोगे, मतलब करोगे जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो। और प्रोडक्ट टर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट में तो नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, तो DNH3 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई dt, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसलिए 1/2 हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, आप जानते हो कि रिएक्टेंट क्या होता है तुम्हारा धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट का डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट डिफॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, वो डिसअपियर होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट अपीयर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ सॉरी N2 अगर बोलूंगा तो N2 क्या हो रहा है डिफॉर्मेशन, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2 का डिफॉर्मेशन लिख सकता हूं, या मैं डिसअपियरेंस और डिसअपियरेंस लिख सकता हूं, डिसअपियरेंस क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होगा डिसअपियर होगा, या डिकम्पोजिशन भी लिख सकता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2, डिकम्पोजिशन ऑफ N2 सारा का सारा एक ही टर्म है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन लिखो, डिफॉर्मेशन लिखो या डिसअपियरेंस लिखो, तो N2 क्या होगा, देखो रेट लिख रहे हो ना, रेट का एक ही मीनिंग है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये तो मतलब ये तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या करोगे कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे, लेकिन जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन लिख रहे हो कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है, कभी भी कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2 क्या होगा, माइनस DN2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, सिंपल। सिमिलरली H2 भी रिएक्टेंट है, तो H2 में क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन ऑफ H2 क्या होगा, यहाँ पे खाली माइनस H2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेंगे जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन लिख रहे हो। लेकिन नेगेटिव साइन आज यूजुअल रहेगा, हमेशा इतना बात ध्यान रखो कि रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन लिखेंगे तो कभी भी कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर तुम्हारा NH3 क्या होगा फॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन और इसको अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 का अपीयरेंस क्या होगा, ये प्रोडक्ट है इसलिए नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो DNH3 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, और कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि तुम यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन लिख रहे हो, जब भी फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन लिखेंगे कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आपके भी किया थे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives 2NH3, आपको क्वेश्चन दे दिया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 आपको दे दिया है, आपको NH3 लेट X दे दिया है, आपको पूछा है कि फाइंड आउट दी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2, आपको N2 आपको पूछा जा रहा है, N2 डिफॉर्मेशन होगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है, डिफॉर्मेशन देके फॉर्मेशन पूछ सकता है, तो इसलिए आप क्या करोगे पहले क्वेश्चन को भूल जाओगे, पहले इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा माइनस DN2 concentration divided by dt equal to minus 1/3 DH2 concentration divided by dt equal to 1/2 DNH3 concentration divided by dt। पहले हम क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, फर्स्ट तुम्हारा काम ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लोगे। फिर तुम्हें दिया है क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का दिया है, पूछा है क्या N2 का पूछा है, तो N2 और NH3 को अलग करके लिख लेंगे, N2 और अभी H2 का कुछ काम ही नहीं है ना, तो H2 को कोई जरूरत ही नहीं है, तो N2 और NH3 को थोड़ा सा अलग करके लिख लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी N2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt इक्वल टू 1/2 DNH3 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, क्योंकि H2 का जरूरत ही नहीं है तो H2 को हम इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे फिर जो जरूरत होगा उसको लिखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे दिया है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगा, कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है, दैट मींस DNH3 डिवाइड बाय dt, आपको x दे दिया है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को पुट कर लो, ये जो वैल्यू है देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 ना, दैट मींस ये वाला वैल्यू आपको दे दिया, और पूछा है क्या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब ये वाला वैल्यू आपको पूछा है,
तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूंगा माइनस डी इनटू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt इक्वल टू, ये हाफ है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 आपको दे दिया x, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर x/2 हो जाएगा। जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से पुट कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद जो भी पूछा गया है उसको अलग करके लिख लेंगे, और अलग करके लिखने के बाद जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट कर देने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं मूव कर रहा हूं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट पूछ लेता है, ठीक है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। फर्स्ट ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। एक रिएक्शन को देख के आप रेट लॉ बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, कभी गलती से भी मत बोलना कि मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट लॉ क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस b गिव्स c, ये आपको एक इक्वेशन दिया है 2a प्लस b गिव्स c। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपके पास दो तरीका है। एक है कि आप जो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय dt, जो माइनस da बाय dt 1/2 डिवाइड करोगे, जो भी लिखोगे वो लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिख रहे हो तो खाली रिएक्टेंट के टर्म में ही लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं लिख सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K इंटू ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन, और जो कोफिशिएंट होगा वो पावर होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम यहाँ पे x और y लिखेंगे, ठीक है ना। कभी भी यहाँ पे जो कोफिशिएंट ये 2 है, कभी भी 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 है वो 1 नहीं लिखना है, क्योंकि रिएक्शन को दिख के आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते, रेट लॉ एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ reaction in terms of in terms of concentration of reactant, in terms of concentration of reactant, and each term raised to a power, or raised to some power which may or may not be may or may not be equal to its coefficient, equal to its coefficient। तो ये कोफिशिएंट के साथ सेम भी हो सकता है, सेम भी नहीं हो सकता है। तो कब सेम होगा, कब हम सेम बोल सकते हैं, जब आपका क्वेश्चन में गिवन होगा एलिमेंटरी रिएक्शन। अगर आपके पास एलिमेंटरी रिएक्शन है, एलिमेंटरी रिएक्शन, और यहाँ पे दिया है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटरी रिएक्शन, सिंपल एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब रिएक्शन प्रोसीड बाय सिंगल स्टेप, वो सिंगल स्टेप को बोलते हैं क्या, एलिमेंटरी रिएक्शन। अगर एलिमेंटरी रिएक्शन दिया है या सिंगल स्टेप रिएक्शन दिया है, फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है 2 है, b का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अगर एलिमेंटरी रिएक्शन देगा, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन देगा, या RMR के ऊपर स्लो लिखा होगा, स्लो लिखा होगा, दैट मींस वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जो भी स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अगर स्लो स्टेप होगा तभी हम पावर को कोफिशिएंट कर सकते हैं, वरना कोफिशिएंट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी भी गलती से नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। आपको लग रहा है कि ये सिंगल स्टेप, आप बोलोगे सर ये तो सिंगल स्टेप है, लेकिन आपको दिए, आप कैसे जानोगे ये बीच में भी हो गया होगा, 2-3 स्टेप में भी होया होगा, मतलब हुआ होगा। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन जो भी आप लिखोगे रेट लॉ एक्सप्रेशन कोफिशिएंट को आप पावर कर दोगे, नहीं करेंगे जब तक आपको एलिमेंटरी रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं दिया जा रहा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेट अ मिनट, अगर मैं बात करूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ द पावर ऑफ, सम ऑफ पावर ऑफ concentration term, sum of power of concentration term in rate law expression, in rate law एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास है रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स c, तो यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू a टू द पावर x b टू द पावर y।
क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं दिया है, इसलिए 2 1 हम नहीं लिख सकते। तो इसका x क्या है, x से ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में तुम्हारा x है ऑर्डर, और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर आपको पूछा जाएगा x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जा रहा है या खाली ऑर्डर पूछा जा रहा है तो आप x प्लस वाई करके निकाल दोगे, जो भी पावर होगा उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेकिन 2 प्लस 1 नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, जब तक एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। अगर एलिमेंटरी रिएक्शन दिया जा रहा है तो इसको 2 1 लिख देंगे और 2 प्लस 1 करके 3 आप लिख सकते हो। तो इसीलिए इसको ध्यान देंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो योर एक्सपेरिमेंटल। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कहां से निकाल रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। रेट लॉ एक्सप्रेशन खुद ही है एक्सपेरिमेंटल, तो दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेरिमेंटल। और x क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, एंड x प्लस y क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन अगर मैं बोलूंगा कि 1.5 दैट मींस 2/3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, तो इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑर्डर को ध्यान देंगे, ये 0 हो सकता है, 1 2 3 फ्रैक्शन नेगेटिव ऑल्सो, ओके। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और आपका क्वेश्चन में है 2a प्लस बी गिव्स सी, ये दिया है, और यहाँ पे दे दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 1 b टू द पावर 1/2, ये आपको ये दिया है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी आपको ऑर्डर अगर पूछा जा रहा है तो ऑर्डर क्या करेंगे, हम सम करेंगे, तो कभी भी 2 प्लस 1 नहीं करेंगे वरना गलती हो जाएगा। ऑर्डर हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही निकलता है। तो ये फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग, तो ये तुम्हारा होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। दैट मींस तुम ऑर्डर यहां से निकालोगे, तो यहाँ पे जो पावर होगा इसको ही तुमको ऐड करना है, तो ये 2 प्लस 1 नहीं करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, 1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/2 और 1.5 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो दो कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे सकता है कि रिएक्शन दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दे देगा, लेकिन आप ऑर्डर कहां से निकालोगे, ऑर्डर निकालोगे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ध्यान दो। हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n बोल सकता हूं। पावर तो कुछ तो होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे ही तो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, जो कि एक्सपेरिमेंटल है। तो k का यूनिट क्या होगा, ध्यान दो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अभी हम यहाँ पे लिखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्लाइड में हम लिखे थे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, तो इसका यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये उसका यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, और ये क्या हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या है n, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही ऊपर है, तो ऊपर में क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नीचे क्या है टाइम, और ये क्या है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n को इस साइड ले जाओ, ठीक है ना। तो अगर मैं इस साइड ले जा रहा हूं तो k क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, और ये ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ये तुम्हारा 1 है, ये पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस n, दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। ये बच्चे गलती करते हैं कि n-1 लिख देंगे, ठीक है ना, लेकिन 1 माइनस n है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तुम जानते हो कि मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड इनवर्स, तो मैं लिख सकता हूं कि यूनिट ऑफ k क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो ये उसका जनरल एक्सप्रेशन है, यूनिट ऑफ के मोल लीटर इनवर्स या कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n। अगर आपको पूछा जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर n का वैल्यू जीरो है
अगर आपको पूछेगा कि यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो n के प्लेस में 0 पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 इंटू टाइम इनवर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात ये है कि मैंने आपको इंपोर्टेंट मार्क करके भी बोला था, अब ध्यान दो, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी तुम्हारा के का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दैट मींस आई कैन राइट डाउन ए इंपोर्टेंट पॉइंट for zero order reaction, for zero order reaction, the unit of k, the unit of k is same with rate of reaction, with rate of reaction। तो rate of reaction का यूनिट जो है वही इसका, वही किसका यूनिट है, जीरो ऑर्डर का तुम्हारा यूनिट ऑफ के। तो के का जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के का जो भी तुम्हारा यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वो किसका यूनिट है, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे ही मैं अगर बोलूंगा फास्ट ऑर्डर, तो फास्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारा एन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तुम्हारा यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन के एन के प्लेस में तुम यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 1 दैट मींस 0, और क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 मतलब ये तो 1 हो जाएगा ना, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। दैट मींस इसका यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स। तो अब अगर यूनिट पूछा जा रहा है दैट मींस सेकंड इनवर्स। अगर कहीं पे सेकंड इनवर्स दिख जाए, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के अगर आपको सेकंड इनवर्स दिख जाए कहीं पे, दैट मींस वो किसका ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, वो फास्ट ऑर्डर है। आंख बंद करके हम लिख सकते हैं कि वो फास्ट ऑर्डर है। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर अगर आपको पूछा जा रहा है, सेकंड ऑर्डर के लिए व्हाट इज द एन वैल्यू 2, फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के अगर आपको पूछा जाएगा दैट मींस हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। देखो कैसे कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। और ये 1 माइनस n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, और टाइम के प्लेस में मैं पुट कर सकता हूँ सेकंड इनवर्स। तो मोल टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, लीटर -1 है फिर -1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीटर -1 -1 +1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसका यूनिट है, सेकंड ऑर्डर का। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दे दिया है, k इंटू a टू द पावर 2 b टू द पावर हाफ, ये आपको दे दिया है, a टू द पावर 2 b टू द पावर हाफ। फाइंड आउट, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ के, इसका यूनिट ऑफ के निकालो और ऑर्डर भी निकालो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है तो कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है कि आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो भी पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस हाफ, तो 2 प्लस हाफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 5/2 आ सकता है, ठीक है ना। तो 5/2 या 2.5 हम बोल सकते हैं, 2.5 हो जाएगा आराम से। और यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के प्लेस में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डर ही तुम्हारा क्या है, एन है ना, तो वैल्यू हम 2.5 ही पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस, ये 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2 क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स टाइम के प्लेस में पुट कर दूंगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम चला जाएगा, तो ये 2 इधर 2 आएगा, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। फिर इसको कॉन्सेंट्रेशन का प्लेस में पुट कर लो, तो कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस में अगर मैं पुट कर रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर कितना, -3/2, ये क्या होगा, सेकंड इनवर्स। तो मोल टू द पावर 1 होल टू द पावर -3/2, तो क्या हो जाएगा, मोल -3/2, ये लीटर इनवर्स है, लीटर -1 है, फिर -3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लीटर 3/2, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आएगा, अरे हो पाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो यस सर। तो यहाँ पे यस सर। तो मॉलिक्युलरिटी मूव करते हैं, मॉलिक्युलरिटी।
तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, आप जानते हो कि बहुत सारा कोलिजन होता है, ठीक है ना। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमें कोलिजन चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है, कोलिजन से मिलता है। लेकिन जितना भी कोलिजन होता है वो परफेक्टली मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा मॉलिक्यूल परफेक्टली कोलाइड नहीं करते। अगर परफेक्टली कोलाइड करते तो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाता। अगर मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑब्वियसली खत्म हो जाता, तो कोई भी स्लो रिएक्शन नहीं होता है। और मतलब सब सारा का सारा रिएक्शन तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड और उधर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाता। लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या है, एक्चुअल दैट मींस बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्चुअली परफेक्ट कोलिजन करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। दैट मींस आई कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन और टेकिंग पार्ट in elementary reaction, taking part in elementary reaction which must collide with each other, which must collide with each other to form a product, to form product. That means जितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं परफेक्टली कोलिजन में उसको ही बोलेंगे क्या, मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी आपका अभी ठीक आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? यस सर, अब आया। ओके, तो आपका जो मॉलिक्युलरिटी है, ये मॉलिक्युलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है तुम्हारा, थियोरिटी ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। और जो मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी इज कंप्लीटली योर थियोरिटिकल, ये क्या, थियोरिटिकल। तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में अगर डिफरेंस आ रहा है तो फर्स्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर इट इज द सम ऑफ डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन, ऑर्डर इज द सम ऑफ all the concentration, sum of the all the concentration term in the rate law expression, and molecularity it is the number of reacting species taking part in the elementary reaction which must collide with each other to form product, and your order is your experimental, and molecularity is the theoretical concept. ऑर्डर आपका जीरो हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी क्या नेवर भी जीरो, नेवर भी जीरो, आपका मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है। इट इज नेवर भी फ्रैक्शन, नेवर भी फ्रैक्शन, ये कभी भी तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल का आधा पोर्शन मतलब कोलाइड करेगा, अगर आधा पोर्शन कोलाइड कर रहा है तो परफेक्टली कोलिजन नहीं है वो, दैट मींस वो नेवर भी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जीरो भी कभी भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो 1 2 3, ये 1 2 3 ही हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर तुम बोलोगे कि मोर देन 3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आ सकता है आपका मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं व्हाई मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर एक्सीड देन 3 से क्यों ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। 3 से क्यों ज्यादा नहीं हो सकता, अगर आप खुद सोचो, फॉर एग्जांपल आप 10 मॉलिक्यूल ले गए तो उनके बीच में परफेक्टली कोलिजन ही नहीं होगा। अगर आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत सारे ले लिए उनके बीच में परफेक्टली कोलिजन ही नहीं होगा। तो दैट मींस इफ वी टेक more than 3 number of reactant, more than 3 number of reactant molecule, then they can never do perfect collision, वो परफेक्ट कोलिजन ही नहीं करेंगे, परफेक्ट कोलिजन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो अगर मैं 10 एक रूम में 10 बच्चे को रख दूंगा, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे को, एक रूम में 2 बच्चे को रख रहा हूं और बोलूंगा कि तुम एक दूसरे में टकराओ, तो ऑब्वियसली टकरा सकते हैं, कोलिजन हो सकता है, परफेक्टली कोलाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10-15 बच्चे को एक रूम में रखूंगा और बोलूंगा कि परफेक्टली कोलाइड करो, तो एक मॉलिक्यूल एक बच्चा हर किसी के साथ परफेक्टली कोलाइड नहीं कर सकता, वो आइदर 1-2 के साथ परफेक्टली कोलाइड करेगा फिर चुपचाप बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मोर देन 3 मॉलिक्यूल होगा तो परफेक्टली कोलिजन नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल NH4 NO2 gives N2 plus 2H2O, हम रिएक्शन दिख के बोल सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, ऑर्डर नहीं बोल सकते, ये कौन सा ऑर्डर होगा नहीं बोल सकते, लेकिन कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्वमेंट एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको बोला जाएगा कि 2HI gives H2 plus I2,
तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो रिएक्टिंग स्पीशीज HI रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हारा मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उस टाइप का अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा कितना, 3। दैट मींस मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट योर ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। देन मूव टू योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन आपके कॉपी में है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो अगर n इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0, यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपका क्या है, हम दिखे थे आर नॉट माइनस आर टी। देखो आर नॉट, अगर आपके पास आर गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, मैं अगर बोलूंगा कि इनिशियल टी इक्वल टू 0, लेट ये क्या होगा, आर नॉट होगा। मैं अगर बोलूंगा कि टाइम इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ, आर नॉट बड़ा होगा ना आर टी बड़ा होगा, ऑब्वियसली आर नॉट बड़ा होगा, क्योंकि आर नॉट ज्यादा होगा, विद पासेस ऑफ टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को माइनस कर देंगे, ऐसे याद रख लेंगे। तो आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी। तो इसके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई टी लिख सकता हूँ, और यहां से अगर मैं लिखूंगा टी, तो टी क्या होगा, आर नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई के। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, मतलब पहले इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो कर रहे थे, फिर उसको इंटीग्रेशन करके निकाल रहे थे, तो इंटीग्रेट रेट लॉ इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ओके, तो अगर मैं बात करूंगा कि टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपके पास R गिव्स P है, अगर मैं बोलूंगा T इक्वल टू 0, तो ये क्या है, R नॉट। अगर मैं बोलूंगा कि T टाइम इक्वल टू T1, तो ये क्या हो जाएगा, RT। मैं अगर बोलूंगा कि T इक्वल टू T हाफ, दैट मींस टाइम इक्वल टू T हाफ। फॉर एग्जांपल आपके पास खाना है, राइस है, चिकन है आपके पास, तो फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ मतलब आप इतना टाइम में आप जितना आपके पास खाना है आप आधा खत्म कर रहे हो, उसको तो बोलेंगे ना। तो T हाफ मतलब द टाइम in which, or time which required to reduce the concentration, to reduce the initial concentration of reaction to half। तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो यहाँ पे तो इनिशियल, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, अन नॉट बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा टी हाफ के टाइम में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, अन नॉट बाई 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, तुम्हारा टी हाफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, 50 हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या था, टी इक्वल टू अन नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं टी हाफ ले जाऊंगा, तो टी हाफ में तुम्हारा आर टी क्या हो जाएगा, टी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन था आरटी, टी हाफ में आरटी का वैल्यू कितना है, अन नॉट बाई 2, जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, तो अन नॉट माइनस अन नॉट बाई 2 डिवाइड बाई के। तो इसलिए यहाँ पे आपका टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा अन नॉट बाई 2 के। टी हाफ कितना आ जाएगा, अन नॉट बाई 2 के। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया जा रहा है और के दिया जा रहा है, रेट कांस्टेंट आपको दिया जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो टी हाफ निकाल देंगे, ठीक है ना, टी हाफ आराम से निकाल देंगे। लेकिन ध्यान दो, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास कंसंट्रेशन है, लेट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं दिया है, आपको दिया है कि कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया है 5 into 10 to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया है, वेट अ मिनट, आपको दिया है यूनिट ऑफ के इक्वल टू 5 into 10 to the power माइनस 2, और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दिया है, फॉर एग्जांपल ये दे दिया है कि 5 मोल लीटर इनवर्स, ये आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे आप जीरो ऑर्डर पुट करोगे ना फर्स्ट ऑर्डर पुट करोगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक करके आता है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, यहाँ पे टी हाफ पूछेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा जीरो ऑर्डर है ना फर्स्ट ऑर्डर है, आप कैसे निकालोगे, आप यहां से निकालोगे, आप यूनिट ऑफ के को दिखोगे। यूनिट ऑफ के क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका यूनिट है,
जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड इनवर्स होता तो हम क्या करते, सेकंड इनवर्स होता तो फर्स्ट ऑर्डर को जाते, क्योंकि हमारे पास के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स है। तो क्वेश्चन में अगर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है तो कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, कंफ्यूजन नहीं आना, यहाँ छुपा है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूनिट ऑफ के पास छुपा होगा, तो के को अच्छे से दिखेंगे और वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अगर मैं बोलूंगा टी 100%, तो टी 100% टाइम कंप्लीशन, दैट मींस रिएक्शन खत्म हो गया, तो आर गिव्स पी। अगर मैं बोलूंगा टी इक्वल टू 0, तो तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, आर नॉट। मैं अगर बोलूंगा कि टी इक्वल टू टी 100%, तो तुम्हारा टी 100% में आर नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई क्या, के। तो टी 100% क्या हो जाएगा, टी 100% इक्वल टू आर नॉट, आर टी के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 0, 0 डिवाइड बाई के। तो टी 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई के। और तुम्हारा टी हाफ क्या आया था, टी हाफ आया था कि आर नॉट बाई 2k, आर नॉट बाई 2k। तो टी हाफ और टी 100% के बीच में क्या रिलेशन है, तुम खुद देख सकते हो कि टी 100% में अगर 2 डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा टी हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। सो यू कैन राइट डाउन टी हाफ इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू, और टी 100% इक्वल टू 2 into टी हाफ, आई कैन राइट डाउन टी 100%, टी 100% इक्वल टू 2 into टी हाफ, ठीक है ना। ये जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हारा एक्सप्रेशन है। तो टी 100% अगर आपके टी 100% क्या है, अगर टी हाफ में आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 अननोट बाई के रह गया, दैट मींस आपके पास टी 100% इक्वल टू क्या है, 2 into टी हाफ। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्राफ की बात हम करेंगे, तो ग्राफ को मैंने आपको बोला था कि हमेशा ग्राफ को खुद करने के लिए ट्राई करेंगे, हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा ग्राफ है। और ग्राफ हमेशा y वर्सेस x फॉर्म में आता है, y वर्सेस x फॉर्म में आता है। और जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है, स्लोप, जो भी तुम्हारा x के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको स्लोप बोलेंगे। और c क्या है, c है तुम्हारा इंटरसेप्ट, क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट किया है, कितना उसको क्रॉस किया है, वो है c। और x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उसको बोलेंगे क्या, स्लोप। और हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में रखना, जब भी कोई ग्राफ दिया जा रहा है हमेशा याद रखिए वो y वर्सेस x फॉर्म में ही होगा, तो y को हमेशा अलग करके LHS के साइड में रखना है आपको। तो अगर मैं ग्राफ कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा रहा है आरटी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ, आरटी वर्सेस टी, तो आरटी वर्सेस टी में आरटी क्या हो गया, वाई, टी क्या हो गया, एक्स, तो y आपको मिल गया, x आपको मिल गया। फिर आरटी और के के बीच, आरटी और टी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है, एक ही तो रिलेशन है, आर नॉट माइनस आरटी इक्वल टू के टी। तो आरटी हमें, आरटी क्या है, y है ना, आरटी तो y है ना, तो आरटी को हमको एक साइड में रखना है, तो आरटी को मैं ले जा रहा हूं क्या, ऑपोजिट साइड में, तो क्या हो जाएगा, आरटी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ये हो गया। तो आरटी क्या हो गया, y, और तुम्हारा t क्या है, t तो तुम्हारा t क्या है, x है, तो ये x है, ठीक है ना। और x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और जो प्लस के टर्म में वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो देखो तुम्हें y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आपको दिया गया है। अगर स्लोप, स्लोप आपका अगर पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है तो कैसे ग्राफ करेंगे, तो स्लोप अगर पॉजिटिव हो रहा है दैट मींस इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, दैट मींस ऊपर आप उठ रहे हो। स्लोप अगर नेगेटिव हो रहा है दैट मींस धीरे धीरे आप इधर ला रहे हो, मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। तो ऐसे याद रखोगे स्लोप मतलब यहाँ पे बॉल को रखेंगे, बॉल धीरे धीरे नीचे आएगा, दैट मींस वो नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखो c है, इंटरसेप्ट है, और तुम्हारा स्लोप क्या है, माइनस के, m के प्लेस में क्या है, माइनस के, दैट मींस यहाँ में नेगेटिव स्लोप बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे होगा, y को मैं ले जाता हूँ क्या, rt, x को क्या ले जाऊँ, t, इंटरसेप्ट है, अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो ओरिजिन से स्टार्ट करते, तो इंटरसेप्ट है मतलब y एक्सिस को क्रॉस करेंगे, और कैसे स्लोप बनेगा, नेगेटिव, दैट मींस ग्राफ बनेगा तुम्हारा इस टाइप का, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, आर नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे स्लोप इक्वल टू क्या होगा, माइनस के नहीं लिखेंगे, माइनस के, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है इसलिए आप ग्राफ बना रहे हो। तो इस टाइप का ग्राफ अगर आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो ये क्या हो जाएगा y,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये हो जाएगा x, हमेशा y वर्सेस x में ही लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, k इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर क्या है, n। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहा हूं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का प्लेस क्या होगा, जीरो होगा। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इनटू concentration of reactant, concentration of reactant to the power 0। तो to the power 0 मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया ना। that means rate of reaction equal to k, that means rate of reaction is independent of the concentration of reactant। आप concentration of reaction को बढ़ाओ कम कर दो, लेकिन rate of reaction चेंज ही नहीं होगा, it is independent। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि for which of the reaction the rate of reaction is independent of the concentration of reactant, is your zero order reaction। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, यूनिट ऑफ के रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इक्वल है, कब इक्वल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम्हारा यूनिट ऑफ के और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट इक्वल है। कौन से ऑर्डर के लिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, y में मैं ले जाऊंगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, x में ले जाऊंगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। दैट मींस इंडिपेंडेंट, तुम कंसंट्रेशन को यहाँ पे रख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, रेट चेंज हो रहा है क्या, रेट चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस ये तुम्हारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मूव कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या होता है, 1 होता है। इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? T is equal to 2.303 log R naught by RT. R naught by RT, yes. So I can write down K equal to 2.303 by T, डिवाइड कर दे रहा हूं log कंसंट्रेशन और R naught डिवाइड बाय RT। R naught क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, RT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। तो यहाँ पे T को मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे मतलब क्रॉस कर लूंगा, तो 2.303 by K log R naught by RT, ठीक है ना, log R naught by RT। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे हाफ लाइफ लिख रहा हूँ, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ मतलब तुम्हारा क्या है, टी हाफ। तो टी हाफ में तुम्हारा आरटी कितना हो जाता है, रिड्यूस टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस हाफ हो जाता है। तो आरटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, R naught by 2 हो जाएगा। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू पुट कर देंगे, और टी हाफ को टी 50% भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सेम बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, टी इक्वल टू 2.303 बाई के, तो टी को मैं लिख रहा हूँ टी हाफ लॉग R naught के प्लेस में R naught रहेगा, RT के प्लेस में अभी हम क्या पुट करेंगे, R naught by 2, क्योंकि आप टी हाफ लिख रहे हो, तो R naught by 2, तो R naught कैंसिल हो जाएगा, 2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी हाफ इक्वल टू 2.303 by K log 2, log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3010, तो 2.303 by K इंटू 0.3010, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। यहां से आपको क्या मालूम चल रहा है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका टी हाफ कितना था, R naught by 2 के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, R naught by 2 के। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, 0.693 बाई के। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, रिएक्टेंट टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास मैं अगर बोलूंगा कि टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 0, ये क्या होगा, R naught by 2 के। मैं अगर बोलूंगा कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये क्या है, 0.693 बाई के। यहाँ पे कोई रिएक्टेंट टर्म है क्या, नहीं है ना। सो ये थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ is independent on concentration of reactant। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कम कर लो, लेकिन फिर भी आपका टी हाफ कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे R naught का टर्म ही नहीं है। यहाँ पे देखो R naught का टर्म है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका आया ना कि टी 75% पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, टी 30%, टी 40%, आप कैसे लिखोगे, देखो
अगर t 75% पूछा जा रहा है दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2.303 बाई के log r नॉट बाई आर टी, log r नॉट बाई आर टी। मैं अगर t 75% बोल रहा हूं दैट मीन्स 2.303 बाई के log r नॉट के प्लेस में तो 100 पुट कर लो। फॉर एग्जांपल तो मान लो कि तुम्हारे पास 100 है, ठीक है ना, तो r नॉट के प्लेस में मैं क्या पुट कर लूंगा 100 डिवाइड बाई तुम जो परसेंटेज दिया है उसको माइनस करोगे 100 से, दैट मीन्स क्या होगा 100 माइनस 75। जो वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है 100 से माइनस करेंगे। और एक बार बोल रहा हूँ, और एक बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो परसेंटेज यहाँ पे दिया जाएगा नीचे 100 से माइनस करेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से लिखोगे, ठीक है ना। तो t 75% इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई योर 25। तो 100 बाई 25 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2.303 बाई के ये क्या हो जाएगा log 4। तो log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 बाई के log 2 टू द पावर 2। तुम जानते हो कि जो भी पावर होगा वो क्या हो जाएगा पीछे आ जाता है, ये पीछे इधर भी ले आओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा t 75% इक्वल टू 2 इंटू 2.303 बाई के log 2। तो ये जो वैल्यू है ये तो टी यहाँ पे है ना, log 2.303 बाई के log 2.3010 पुट करके 0.693 ला रहे थे, दैट मींस t 75% इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 इंटू टी हाफ। अगर आपको टी हाफ दे दिया है 30 मिनट तो t 75% क्या होगा, सिंपल 60 मिनट होगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। वरना अगर मतलब याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हो। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपको t 30% पूछा जा रहा है, t 30% क्या होगा, तो t 30% क्या होगा, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2.303 बाई के log r नॉट बाई आर टी। तो यहाँ पे t 30% कैसे निकालेंगे, 2.303 बाई के log r नॉट को क्या मान लेंगे 100 डिवाइड बाई जो वैल्यू है 100 से माइनस करेंगे, दैट मींस 100 माइनस 30, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई के log ये 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो 100 बाई 70 अगर कट गया तो क्या हो जाएगा हमारा 10 बाई 7। तो 10 बाई 7 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 बाई के log 10 माइनस log 7 और ये ब्रैकेट में रहेगा। तो log 10 का वैल्यू कितना है 1, log 7 का वैल्यू कितना है 0.84, log 7 का वैल्यू 0.84 है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको कुछ आ रहा है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन t 90% एंड t 99.9%, ये आपको पूछा जा रहा है t 90% और t 99.9% के बीच में रिलेशन क्या है। वैसे लिखेंगे, फॉर्मूला तुम्हारा क्या है k इक्वल t इक्वल टू 2.303 बाई के log r नॉट बाई आर टी। तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए t 90% लिख रहा हूं तो t 90% क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.303 बाई के log r नॉट के प्लेस में 100 पुट करेंगे डिवाइड बाई जो वैल्यू होगा 100 से माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 10। सिमिलरली t 99.9% क्या हो जाएगा 2.303 बाई के log 100 डिवाइड बाई जो वैल्यू दिया है 100 से माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 99.9 दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को डिवाइड करने से ये कैंसिल हो गया ना, इसको सॉल्व कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो t 90% डिवाइड बाई t 99.9% इक्वल टू log 100 बाई log 10। तो log 10 हो गया, तो log 10 तो 1 है ना, डायरेक्ट 1 लिख दिया। ये log 100 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा log 100 डिवाइड बाई ये तुम्हारा log 100 माइनस 99.9, ये क्या है 0.1 है ना, तो 0.1। तो 0.1 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो सकता है। तो t 90% डिवाइड बाई t 99.9% इक्वल टू 1 बाई log 10 टू द पावर 3। तो 3 पीछे आ जाएगा और log 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाएगा t 99.9% इक्वल टू 3 इंटू t 90%। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जाएगा कि t फॉर एग्जांपल t 40% इक्वल टू आपको वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट टी हाफ, फाइंड आउट टी हाफ। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, t 40% दे देगा,
टी हाफ पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले टी 40% का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। तो फॉर्मूला क्या है, के को अभी लिख रहा हूं, तो के क्या है, देखो टी हाफ निकालने के लिए टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 बाई के, तो के चाहिए ना, तो के पहले लिखो, तो के क्या है 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर टी, लॉग आर नॉट बाई आर टी। तो के तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.303 और टी का वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 सेकंड दे दिया है, तो डायरेक्ट 40 पुट कर दो, जो वैल्यू दिया है वो 40 पुट कर देंगे। लॉग आर नॉट क्या पुट करेंगे 100 बाई आर टी क्या पुट करेंगे 100 माइनस जो वैल्यू दिया होगा -40। तो ये वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर देंगे, तो तुम्हारा टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693 बाई के। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अरे ये हो पाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। ओके अगर आपके पास जितना भी फॉर्मूला है उससे हम अगर ग्राफ बना रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ आपका आया है कि log RT वर्सेस T, log RT वर्सेस T का ग्राफ आया है, तो log RT मतलब ये क्या है, ये y है, ये क्या है, ये x है, तो y वर्सेस x, तो पहले log RT और T के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन हमारे पास क्या है T इक्वल टू 2.303 बाई के log R नॉट बाई RT। तो log RT को पहले अलग करके लिख लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इधर के और 2.303 बाई के को इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा के टी बाई 2.303 इक्वल टू log R नॉट बाई RT को मैं लिख सकता हूँ log R नॉट माइनस log RT, क्योंकि मुझे log RT ही चाहिए। तो log RT को एक साइड रखो, क्योंकि तुम y इक्वल टू mx प्लस c रखोगे, y को एक साइड में रखो, तो log RT इक्वल टू, तो ये इस साइड चला गया और ये इस साइड चला गया, तो क्या हो गया log R नॉट माइनस के टी बाई 2.303। देखो ये तुम्हारा y आ गया, ये y आ गया, t तुम्हारा x है, तो ये t क्या है x है, तो x है। अभी m क्या है, m तुम्हारा x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई क्या है तुम्हारा m दैट मींस तुम्हारा स्लोप क्या हो गया माइनस के बाई 2.303, ये हो गया, और log R नॉट क्या हो गया, जो प्लस के टर्म में वो क्या हो गया c हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे करेंगे, तुम्हारा y एक्सिस में ले जाएंगे log RT, x में ले जाएंगे क्या t, तो इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट तो y एक्सिस में हो रहा है दैट मींस c, तो इंटरसेप्ट और स्लोप क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा log R नॉट, और जो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, तो क्या हो जाएगा माइनस के बाई 2.303। तो ये तुम्हारा फाइनल ग्राफ हो गया। अगर इस ग्राफ को मैं घुमा रहा हूँ, ग्राफ को घुमाने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, हमें सब आता है, हम सब कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पूछा है कि ln RT वर्सेस T, ग्राफ देखो, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा था कि ग्राफ को याद नहीं करेंगे, ग्राफ को हम खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो ln अभी दे दिया है, log के प्लेस में ln दे दिया है, फिर तो पागल हो जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। तो पहले ln RT को y मान लो, और इसको क्या y वर्सेस x फॉर्म में रहता है, तो y वर्सेस x कर दिया। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशन पहले निकाल लो। हमारे पास रिलेशन क्या है t इक्वल टू 2.303 बाई के log R नॉट बाई RT। तुम्हें चाहिए क्या, ln चाहिए, तो 2.303 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अगर log 2.303 log ही तुम्हारा ln है, जब ln से log निकाल रहे हो तो 2.303 बाहर करेंगे, अगर log से ln बना रहे हैं तो 2.303 गायब कर देंगे, दैट मींस तुम्हारा क्या हो जाएगा t इक्वल टू 1 बाई के ln R नॉट बाई RT। तो ये ln हो गया, ठीक है ना, log हो गया, बेस e हो गया, तो ये k को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो kt इक्वल टू ln R नॉट बाई RT को मैं लिख सकता हूँ ln R नॉट माइनस ln RT। फिर ln RT को एक साइड रखो, क्योंकि y है ना, तो y को तो एक साइड में रखेंगे ना, तो ln RT इक्वल टू ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, तो ln R नॉट माइनस kt। तो अभी देखो तुम्हारे पास है ना नहीं, तो ये तुम्हारा y आ गया, ये तुम्हारा x आ गया, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा m होगा, दैट मींस ये m स्लोप हो गया, ये c हो गया, दैट मींस तुम्हारा स्लोप क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्राफ अगर बनाऊंगा तो ln RT ये हो गया y एक्सिस में, ये क्या हो गया x एक्सिस में, और तुम्हारा इंटरसेप्ट और विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव मतलब यहाँ पे बॉल को रख के नीचे 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 ले आएंगे, ठीक है ना, ऐसे याद रख लोगे, दैट मींस ये तुम्हारा स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा माइनस के, देखो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा था, स्लोप आ रहा था माइनस के बाई 2.3, तो अलग ही आ जाएगा, ठीक है ना, ग्राफ ही अलग हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे। तो ln RT log RT अगर आ रहा है तो ध्यान देके हम करेंगे, और ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है ये क्या हो जाएगा ln R नॉट। तो इस टाइप का ग्राफ अगर आ रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ग्राफ क्या क्या रिलेशन है, देखो हम जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला से आगे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना।
अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि टी हैप वर्सेस आर नॉट, आर नॉट कभी कभी सी नॉट भी दे दिया है, ठीक है ना, कभी कभी सी नॉट सी टी दिया होगा, आर नॉट के प्लेस में सी नॉट पुट कर लेंगे, आर टी के प्लेस में सी टी पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी हाफ क्या हो गया, वाई हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। अभी टी हाफ और आर नॉट के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? मैंने आपको बार बार बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और आर नॉट के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, दैट मींस तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये y हो गया टी हाफ, ये क्या हो गया आर नॉट, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ग्राफ को हम ऐसे बनाएंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो ग्राफ को ऐसे बनाएंगे जैसे जीरो ऑर्डर के लिए बना रहे थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अरे ये हो पाएगा तो यस सर। देन अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, एक्चुअली स्यूडो मतलब फॉल्स, दैट मींस वो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, एक्चुअली वो कुछ हायर ऑर्डर होगा, अंडर सम कंडीशन, अंडर सम अजम्पशन, उसको हम स्यूडो मानेंगे, उसको फास्ट ऑर्डर मानेंगे। दैट मींस आई कैन राइट डाउन द हायर ऑर्डर रिएक्शन, द हायर ऑर्डर रिएक्शन, दैट मींस मोर देन वन, अगर ऑर्डर मोर देन वन होगा, अंडर सम अजम्पशन और अंडर सम कंडीशन, कुछ कंडीशन रख के behave like first order reaction, behave like first order reaction, that means higher order reaction अगर under some condition, कुछ condition करके अगर उसको first order बना रहे हो, called pseudo first order reaction, उसको pseudo first order reaction आप बोल सकते हो। और pseudo first order reaction का example definition आता है, इसके लिए इसको थोड़ा ध्यान देंगे। you can write down higher order reaction, higher order reaction or when order is more than one but under some assumption or under some condition behave like fast order, वो actually fast order नहीं है, लेकिन कुछ condition मान के उसको fast order किया जा रहा है, दैट्स व्हाई उसका नाम क्या हो जाएगा, pseudo fast order reaction। तो उसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर को ब्रेक करोगे, ब्रेक करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा, और हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आई कैन राइट डाउन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो मैं अगर कर रहा हूं तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, CH3 COO C2H5, डिजर ईस्टर इथाइल एसीटेट, ओके। तो इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं अंडर H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, दैट मींस CH3COH प्लस C2H5OH। अगर तुम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, K इंटू CH3CO C2H5 कॉन्सेंट्रेशन इंटू वाटर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कोफिशिएंट तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो एलिमेंटरी रिएक्शन मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो इसलिए 1 1 होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए 2, बट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को तुम कांस्टेंट मान रहे हो, और कांस्टेंट कब मानोगे, इफ वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस, इफ वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, तुम खुद सोचो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा एक दिन आ जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा, दोस्त के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो चीज ज्यादा होता है उसके ऊपर कभी भी कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, हमारे पास जो चीज ज्यादा होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर वाटर को तुम एक्सेस मान लिए, तो वाटर का कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कुछ रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको तुम मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, ठीक है ना। दैट मींस तुम्हारा अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू CH3CO C2H5 concentration, that means ये 1 हो गया ना, that means under some condition, actually है 2, but under some condition इसको हम 1 मान लिए। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी 2 होगा, ध्यान दो, क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, ठीक है ना, मॉलिक्युलरिटी 2 है, बट ऑर्डर यहाँ पे आपको अंडर सम कंजम्पशन, अंडर सम अजम्पशन, अंडर सम कंडीशन आपने मान लिया क्या, वाटर का कंसंट्रेशन एक्सेस में है, इसलिए उसका कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्यूडो फास्ट ऑर्डर। और एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का इन्वर्सन। तो केन शुगर का इन्वर्सन आप जानते हो कि शुगर क्या है, C12H22O11, ठीक है ना। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज। इसको क्यों इन्वर्सन बोलते हैं, मैं क्लियरली आपको बोला हूं कि प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे तुम्हारा रिवर्स हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा मतलब
शुगर जो प्लेन पोलराइज को रोटेट कर रहा होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसका प्लेन पोलराइज्ड जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर स्यूडो फास्ट ऑर्डर। एक्चुअली क्या होता है, सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन वाटर को तुम एक्सेस मान लोगे, वाटर क्या मान लोगे, एक्सेस मान लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट मूव फॉर योर आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो आरएनएस इक्वेशन एक ही ऐसा इक्वेशन है जो k और t के बीच में रिलेशन देता है। k और t मतलब k और टेम्परेचर, तुम्हारा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, और रेट कांस्टेंट किसके साथ रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के साथ वो रिलेशन देता है, इसलिए आरएनएस को नोबेल प्राइज भी मिल गया था। दैट मींस पहले हम रेट कांस्टेंट के साथ किसी का रिलेशन नहीं निकाल रहे थे, लेकिन आरएनएस ने पहले दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के साथ रिलेशन। और कैसे होता है आपको बोला था मैंने, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो के क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से के क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और तुम्हारा यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, आरएनएस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये क्या है, ये तुम्हारा है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314, ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से तुम्हारा रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। हमारे पास जो ग्राफ था, इस टाइप का जो ग्राफ था, ये तुम्हारा रिएक्टेंट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो देखो रिएक्टेंट के पास फॉर एग्जांपल मैं अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं, ये एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का अगर ग्राफ बना रहा हूं, तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतना अमाउंट का एनर्जी है, ठीक है ना, इतना अमाउंट का एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस एनर्जी को बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मींस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अगर इतना अमाउंट का एनर्जी आ गया, थ्रेशोल्ड का एनर्जी आ गया, दैट मींस इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। तो यहाँ पे होता है इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ पे होता है क्या, इफेक्टिव कोलिजन और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रीच थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इसको ही बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक तो क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मींस अगर आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोजेस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना होने पर वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट सप्लाई टू द रिएक्टेंट। क्योंकि देखो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एनर्जी होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं है, कुछ तो एनर्जी होगा ना। सो द एक्स्ट्रा एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रीच थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख सकते हो, या टू डू द इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है और थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन। और एक बार बोल रहा हूं, द एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट सप्लाई टू द रिएक्टेंट, इतना अमाउंट का एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं ना, इतना अमाउंट का एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट सप्लाई टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू डू इफेक्टिव कोलिजन और टू रीच द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए कितना अमाउंट का एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। इसका एक डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन है और ग्राफ भी है, और ग्राफ क्या है, ln k वर्सेस 1 बाई टी ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ln k वर्सेस 1 बाई टी। देखो t मतलब स्मॉल t दिया जा रहा है, मतलब तुम जी फास्ट ऑर्डर के लिए सोचोगे, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, तो k और टेम्परेचर के बीच में कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है k और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एक ही दिया है, आरएनएस। इसलिए आरएनएस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम ln k निकालोगे यहाँ से। तो कैसे मैं कर रहा हूँ, देखो इसको मैं a को अगर इस साइड डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, k बाई ए इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। दोनों साइड ln लगा देता हूं, ठीक है ना, ln ले जाता हूं, तो ln k बाई ए इक्वल टू ln e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो e टू द पावर अगर पावर में रहेगा तो ये जो टर्म होगा क्या होगा, पीछे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ln k बाई ए इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी, ln e। जैसे तुम्हारा log 10 होता है 1, ऐसे ही ln e होता है क्या, 1। तो ln e क्या होगा, जो 1 हो जाएगा। दैट मींस तुम्हारे पास अभी क्या आ गया,
ln k माइनस ln a इक्वल टू माइनस e बाई आर टी। तो ये तो y है ना, ये तो x है ना, तो y को एक साइड में रखो, ln k को एक साइड में रखो, तो ln k इक्वल टू ln a इस साइड चला जाएगा, तो ln a माइनस e बाई आर टी। तो ये तुम्हारा y हो गया। 1/t देखो यहाँ पे 1/t है, तो तुम्हारा ये क्या हो गया, x हो गया। अभी m क्या है, स्लोप क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ln a क्या हो गया, हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो y एक्सिस में अगर मैं ln k को ले रहा हूँ, इस यहाँ पे अगर 1/t को ले रहा हूँ, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, माइनस e बाई आर होगा, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा तुम्हारा, इंटरसेप्ट होगा ln a। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन को घुमा रहा है, आपको क्वेश्चन को अगर घुमा रहा है, देखो क्वेश्चन को और भी क्या आ सकता है, आपको आएगा कि log k वर्सेस 1/t, log k आ जाएगा, ठीक है ना। अगर log k आ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, k बाई a इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तुम यहाँ पे log नहीं लोगे, क्योंकि e को हटाने के लिए हमको ln ही लेना पड़ेगा पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, ln लेंगे। तो ln k बाई a इक्वल टू ln e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो e बाई आर टी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, और ln e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ln k बाई a इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी। फिर ln को, ln e तो 1 हो गया ना, तो फिर ln को log में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, 2.303 log k बाई a इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी। और log k बाई a तो 2.303 को उस साइड ले जाओ, तो log k बाई a इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, और log k बाई a को लिख लो, log k माइनस log a इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। log k तो हमारा y है, तो y को एक साइड में रखो, दैट मींस log k। अभी ln देखो, ln दिया था इसलिए मैं ln में कर रहा था, log दिया है तो log का फॉर्मूला निकालूंगा, तो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो अभी ये क्या हो गया, y हो गया, x क्या है, 1/t तो x है ना। अभी स्लोप क्या हो गया, देखो अभी स्लोप हो गया तुम्हारा माइनस e बाई 2.303 आर, दैट मींस स्लोप चेंज हो गया। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, log के, यहाँ पे क्या होगा 1/t, तो इंटर स्लोप नेगेटिव है इसलिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा log a, और यहाँ पे तुम्हारा स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई 2.303 आर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कल आप दिखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा डेफिनेटली, log k2 बाई k1। हमारे पास जो फॉर्मूला था log k2 बाई k1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर t2 माइनस t1 बाई t1 t2। ये हम शॉर्टकट फॉर्मूला निकाले थे, अच्छा वाला फॉर्मूला निकाले थे, डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये आरएलएस इक्वेशन से डिराइव किया गया है, ठीक है ना, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। तो K2 K1 आपको गिवन होगा, ठीक है ना। K2 देखो, K2 पहले लिखा हूं, T2 यहाँ पे पहले आएगा, K1 पहले लिखा बाद में लिखा हूं, T1 बाद में आएगा, ठीक है ना। और अगर R का वैल्यू तुम जानते हो कि मैं 8.314 पुट करूंगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लेकिन एक बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई, डायरेक्ट अगर मैं 8.314 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा 19.14। तो एग्जाम में करेंगे उससे अच्छा है कि अभी से हम याद रख लेंगे। तो T2 माइनस T1 बाई T1 T2। लेकिन बच्चे बार बार गलती एक चीज में यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करेंगे, क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा टेम्परेचर, लेकिन आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप 273 ऐड कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री दिया है, उसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर आपको दिया है, देखो अगर आपको दिया है कि के फॉर एग्जांपल आपको देगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास रेट कांस्टेंट कुछ था, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रेट कांस्टेंट और कुछ हो गया, फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी, ये निकालो। तो आप पहले आपका काम क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दबाजी में, मतलब यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड पुट नहीं करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे। और जो वैल्यू ज्यादा टेम्परेचर वाला है उसको K2 मान लेंगे, जो वैल्यू कम टेम्परेचर है उसको K1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो फिर K1 और K2 के वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा टेम्परेचर मतलब K2, कम टेम्परेचर मतलब K1, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन अगर आएगा कि आपके पास फॉर्मूला देखो, log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई
2.303 R T2 minus T1 by T1 T2, ये आपके पास फॉर्मूला है K2 T2 K1 T1। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपके पास आया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक रिएक्शन हो रहा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर दिए, करने पर आपका रेट कांस्टेंट डबल हो गया। रेट क्या हो गया? डबल हो गया। दैट मींस K2 by K1 तुम्हें 2 दे दिया है। डबल मतलब K2 by K1 2 ऑलरेडी दे दिया है। तो जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। अगर K2 का वैल्यू दिया होगा, K1 का वैल्यू दिया होगा, तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू पुट करके। लेकिन अगर डबल दे दिया है तो डायरेक्ट K2 by K1 2 पुट कर लो, तो log 2 हो जाएगा। अगर आपको दिया है कि रेट कांस्टेंट ट्रिपल हो रहा है, डायरेक्ट K2 by K1 में डायरेक्ट 3 पुट कर लो। अगर आपको दिया है कि क्वाड्रिपल हो गया है, क्वाड्रिपल, दैट मींस 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तुम बढ़ाने पर तुम्हारा रेट कांस्टेंट क्वाड्रिपल हो गया। दैट मींस K2 by K1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 4 हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना कि क्या ये दे दिया है, डायरेक्ट वैल्यू को हम पुट करके निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट कंज्यूमिंग इट इटसेल्फ। वो खुद कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और क्वेश्चन आता है कि हाउ, कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और कैसे करता है? देखो हमारे पास जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? रिएक्टेंट का एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट का एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बोल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, और EA बोल सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो कैटलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, और एक पाथ देता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मींस अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। दैट मींस अभी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें चाहिए क्या? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। दैट मींस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ और लो विथ एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास एक रिएक्शन हो रहा था, आप कुछ कैटलिस्ट ऐड कर दिए, तो कैटलिस्ट ऐड करने पर आपका क्या होगा? एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होगा? दैट मींस कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। वो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। दैट मींस आई कैन राइट डाउन कैटलिस्ट प्रोवाइड an alternative path for reactant molecule with lower activation energy that means lower activation energy के साथ और एक पाथ वो प्रोवाइड करता है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है कैटलिस्ट। और ध्यान दो, कैटलिस्ट डेल जी को इफेक्ट नहीं करेगा। डेल जी, कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट डेल जी, कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट, आपका जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट डेल जी को अफेक्ट नहीं करता है, गिब्स फ्री एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों को क्या करता है? इंक्रीज करता है। दैट मींस वो केसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तुम्हारा इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन्स फास्टर, तुम्हारा इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाएगा। ना वो डेल जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना वो केसी के अल्टर करेगा। तो डेल जी को चेंज नहीं कर सकता, केसी को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी इंक्रीज करता है, बैकवर्ड को भी इंक्रीज करता है। इसलिए केसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डेल जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर हमारा आता है कि जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन आपके पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ZAB इनटू e टू द पावर माइनस a by RT। और ZAB क्या है? तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल है A और B, तो दोनों के बीच में कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये तुम्हारा बोल्ट्जमैन इक्वेशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन है। तो इसको अगर तुम आरएनए इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो K इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस a by RT। हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ रिलेटेड है?
के के साथ, और e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी किसके साथ रिलेटेड है, तो ऑलरेडी दे दिया है। दैट मींस तुम्हारा जो a है वही तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर मैं k बाई ए लिख रहा हूँ, k बाई ए इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये जो e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी है ये किसके साथ इक्वल है, k बाई ए के साथ इक्वल है। तो k बाई ए क्या बोलता है, k बाई ए बोलता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, fraction of molecule with energy equal to activation energy equal to or more than activation energy, more than activation energy। that means k by a तुम्हारा क्या है, fraction of molecule with energy equal to or more than your activation energy, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अगर हमारे पास परफेक्ट कोलिजन बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपके पास दो कंडीशन होना चाहिए। दैट मींस मॉलिक्यूल मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि मस्ट हैव परफेक्ट ओरिएंटेशन, परफेक्ट ओरिएंटेशन, तो मॉलिक्यूल के पास ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए वरना कोलिजन नहीं होगा। सेकंड वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, परफेक्ट ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी आ रहा है ना, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ZAB e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन प्रॉब्लमेटिक नहीं आता है, और ऐसे की नहीं आता कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मॉलिक्यूल मस्ट हैव परफेक्ट ओरिएंटेशन, परफेक्ट ओरिएंटेशन होने पर ही वो रिएक्शन होगा, परफेक्टली कोलिजन होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ रहा है, और क्वेश्चन आया है भी, इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व किया हूं क्लास में, अगर आपको दिया कि k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस 50,000 k बाई टी, ठीक है ना, और आपको पूछेगा कि फाइंड E, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो इसको आरएनएस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लोगे। तो आरएनएस इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू a इंटू माइनस ए बाई आर टी, तो a तो a हो गया ना, तो ये तुम्हारा ये वाला जो टर्म के प्लेस में क्या है, ये वाला है ना, दैट मींस आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू माइनस 5000 k बाई टी, और k को दिख के कंफ्यूजन नहीं होना है, टी टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5000 k इंटू r, r का वैल्यू कितना 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो ये k क्या है, केल्विन, तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिख देना। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो हमारे पास है k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, इसको अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, k बाई ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अगर मैं ln ले जाता हूं तो ln k बाई ए इक्वल टू ln ये तो 1 हो जाएगा, तो माइनस ए बाई आर टी हो गया। अगर मैं log ले गया तो ये क्या हो गया, log k बाई ए इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 आर टी, 2.303 डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ log k माइनस log a को इस साइड ले जाता हूँ, तो log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। तो यहां तक आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा कि फॉर ए रिएक्शन log k इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 5000 k बाई टी, फाइंड आउट ये। तुम क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे। देखो log k के प्लेस में log k ये कुछ है, log a कुछ माइनस मतलब ऐड हुआ है, ये वाला ऐड हुआ है, और ये जो माइनस ए बाई 2.303 टर्म में क्या है, ये वाला वैल्यू है। दैट मींस आप डायरेक्ट लिखोगे माइनस ए बाई 2.303 आर टी इक्वल टू माइनस 5000 k बाई टी, फिर t से t कैंसिल हो गया, ठीक है ना, फिर तुम e माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर e तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा मल्टीप्लाई कर लो, तो 5000 k इंटू 2.303 इंटू r का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, सारा वैल्यू मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेड आ सकता है, बहुत चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल काइनेटिक्स। हम ओवरऑल एक डिस्कशन कर लिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, और जो हम आपके पास
रेट ऑफ रिएक्शन ये कुछ होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा, आप ऑर्डर निकालोगे। अब क्या करोगे, ऑर्डर निकालोगे, जो डिवाइड करके निकालते हैं उस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से दिखोगे। और जो प्रेशर के टर्म में, प्रेशर के टर्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या के निकालते हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा दिखोगे। उस टाइप का वीडियो में कुछ भेज दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करके, उसको थोड़ा सा ध्यान देके दिखेंगे। और जो भी ओवरऑल है आपका केमिकल काइनेटिक्स ओवरऑल रिवाइज हो गया, इसको अगर मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ उसको ट्राई करोगे कि 2x स्पीड में एटलीस्ट एक बार दिख लो। तो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब शॉर्ट वीडियो है, इसका शॉर्ट वीडियो है, वन शॉट वीडियो, एटलीस्ट 1 घंटे को 2x स्पीड में देखो, लेकिन फिर भी आप ट्राई करोगी कंप्लीट करने के लिए। और बाकी जो भी तुम्हारा स्ट्रैटेजी है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो करो, लेकिन एक बार क्वेश्चन को दिख लो। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भेजूंगा, उस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार मतलब एटलीस्ट देख लेना, ठीक है ना। तुम तुम्हारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ो, और जो भी डाउट आ रहा है मैं पूरा अवेलेबल हूँ, रात 2 बजे 3 बजे तक अवेलेबल हूँ। जब भी मैसेज करना है, जो भी डाउट भेजना है, आराम से मुझे भेजो, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ऑडियो हो या वीडियो हो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। लेकिन अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एक दिन का मेहनत भी आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप सब पढ़े हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हो, सब पढ़े हो। अच्छे से हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक दिन मतलब तुम्हारे वो मतलब बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये रिजल्ट अगर अच्छा होगा एग्जाम, तो डेफिनेटली आगे चल के भी डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के पढ़ने से मेरा आ रहा है, मेरा हो रहा है, तो डेफिनेटली आगे भी होगा। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से वीडियो को देखो, फिर जो भी डाउट आ रहा है मुझे तुरंत सेंड करो। ओके।